नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। डॉक्टर ललिता मखीजा ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे विज्ञान नए आयाम में सामने आ रहा है, उसके सभी प्रभावों से निपटने के लिए शोध भी हो रहे हैं। बच्चों को लगने वाले अन्य चश्मे भी रेडिएशन प्रोटेक्शन, ब्लू रे प्रोटेक्शन और उन्नत लेंस भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि बच्चों को संजीव भौतिक खेलकूद में प्रेरित करें, बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान दें। रिसर्च भी हो रहा है। देखा ये जा रहा है कि जो लाइटों में, कारों में और बाइक में जो एक सफेद एलईडी लाइट लग गई है, वो जब वाहन चलाते हैं सीधे आंख पे पड़ती है तो थोड़ी देर के लिए जो ड्राइवर वो चौंक जाता है। ज्यादा तेज प्रकाश वाली जो लाइट है स्वाभाविक रूप से ऐसा करती हैं और उसको कम करना चाहिए। और आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग वाली लाइट आ रही है उसके अलावा भी लोग एड ऑन कर देते हैं उसमें, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और कंपनी के जो स्टैंडर्ड में आ रही है उससे ज्यादा वाली लाइट नहीं लगानी चाहिए। लोग अपने शौक के लिए अपनी गाड़ी को 4-4 बल्ब एक्स्ट्रा लगाते हैं, वो सामने वाले को आंख चौंधियाती है, उससे दुर्घटना की संभावना बढ़ती है और इवन जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए भी नुकसानकारक है। एक ये चीज देखी जा रही है कि बच्चों के स्कूल में बच्चों को अवेयर खुद किया जा रहा है और अब बच्चों में बहुत कम उम्र में भी चश्मे लग रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कोई अभियान चलाया जाए जिसमें बच्चों में जो न्यूट्रिशन या विटामिन की डेफिशिएंसी कम हो, बच्चों की आंख? अगर हम अपना भारतीय जो फूड है अगर वो लेते हैं तो उसमें सब विटामिन प्रोटीन सब आ जाता है और न्यूट्रिशन सब आ जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता अलग से कोई चीज करने की जरूरत है। बच्चों का एक स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है उससे, और स्ट्रेन और स्क्रीन टाइम में भी खास करके जो फास्ट मूविंग है जैसे वीडियो गेम्स वगैरह है, उससे चश्मे की संभावना बढ़ती है। स्क्रीन टाइम में पढ़ाई से उतना चश्मा शायद ना बढ़े, पर जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं गेम्स वगैरह उसको करना चाहिए या उसको नहीं देना चाहिए बच्चों को। और स्क्रीन अपने आप में इटसेल्फ हानिकारक है, उससे जो लाइट्स आती है उससे ड्राइनेस वगैरह होती है आंखों में, लॉन्ग टर्म में देखने से आंखों का पानी सूखने लगता है। तो स्क्रीन टाइम तो कम से कम होना चाहिए। अति आवश्यक है पढ़ाई के लिए या किसी को प्रोफेशन के लिए या काम के लिए तो रहे, पर इंटरटेनमेंट के लिए नहीं रहना चाहिए, खास करके मोबाइल वाला स्क्रीन। जो फिजिकल खेलकूद है उससे बच्चों को कुछ लाभ होता है? फिजिकल खेलकूद से स्वाभाविक रूप से हम बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। और फिजिकल खेलकूद का एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये नहीं है, एक जब भी आप वीडियो गेम या कुछ खेलते हैं तो 2 लोग या एक सिंगल आदमी खेलता है। अब ग्राउंड में जब हम फिजिकल खेलते हैं तो 8-10 लोग खेलते हैं। तो इसका एक बड़ा साइकोलॉजिकल है कि हम कोऑपरेटिव मॉडल में काम करना सीखते हैं, लोगों से सहभागिता में खेलते हैं। और हम उम्र के जब बच्चों के साथ हम यहाँ जो भी खेलते हैं उससे जो मानसिक विकास होता है, उसमें मिलके काम करने की जो बात आती है वो देश को बहुत लाभ देती है। और उसके लिए जो सबसे बड़ा नुकसान आज की डेट में हो रहा है, जो एक अभियान की तरह लेना चाहिए सरकार को, देश की, प्रदेश की सभी सरकार को, कि जितनी भी सरकारी जमीनें शहर के अंदर है उसमें या तो कोई सरकारी भवन बनेगा या फिर खेलकूद का प्रांगण, या पेड़ लगेंगे और उसको बेच के कोई कॉम्प्लेक्स बना के देंगे। तो कॉम्प्लेक्स जब भी बनता है तो उसमें जो 10-20% पूंजीपति उन्हीं का फायदा होता है, शहर का फायदा नहीं होता है। तो शहर की जितनी खाली जगह है उसको छोड़ देना चाहिए, पेड़ उगा देने चाहिए। जरूरत पड़ने पर कभी सब स्टेशन की जरूरत है, कभी कोई कार्यालय की जरूरत है तो उसका उपयोग करें, नहीं तो बच्चों को खेलकूद के लिए और उद्यान के लिए और पेड़ पौधों के लिए जगह को छोड़ देना चाहिए। एक चीज तो आप भी महसूस करेंगे कि पूरी दुनिया एआई के माध्यम से स्क्रीन पे ही सिमट रही है। स्क्रीन अब जीवन का एक अंग तो बनेगा ही। जब स्क्रीन जीवन का अंग बनेगा तो उसके दुष्प्रभाव भी बनेंगे। अब उसके लिए चश्मा बनाने वाले भी बहुत सारी खोज कर रहे हैं, ब्लू लाइट प्रोटेक्टर बोलते हैं, वो कितना प्रूवन है नहीं है, पर रिसर्च तो बताता है कि ब्लू लाइट को अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो आंखों पे असर कम आएगा। और अभी भी स्क्रीन की बात की जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि 40-50% लोग एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, उससे कम ही लोग को काम है एक्चुअल में उसमें, जो प्रोफेशनल है। आज गांव में बैठे हुए आदमी अगर 8-8 घंटा स्क्रीन देख रहा है और उसका एक काम नहीं, सिर्फ रील्स देख रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत जरूरी है। इन चीजों से दूर होना पड़ेगा। प्रोफेशनली जिन लोगों को जरूरत है, पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे जिनको जरूरत है वो करना चाहिए, एंटरटेनमेंट से तो दूर होना चाहिए। दिन भर हम सुबह से शाम तक सैकड़ों रील्स देख लेते हैं लोग। अब किसी से पूछेंगे 5 रील भी बता दो डिटेल में तो नहीं पता रहता। तो आप समझिए कि 4 घंटे में वो 5 रील भी याद नहीं उसको, वो सिर्फ टाइम को
खराब कर रहे हैं। क्या स्कूलों का पूरा मॉडल बदलना चाहिए या स्कूलों की जो गतिविधियां हैं उसको वो करना चाहिए? जो हमने पढ़ाई का कैलेंडर बनाया है उसमें इन गतिविधियों को, जिसमें थोड़े से स्वास्थ्य के संबंध में भी जागरूकता हो, कैसे शामिल कर सकते हैं? स्कूल में टीचर्स को तो एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए टीचिंग नहीं कर रहा है। जो रोजी रोटी के लिए टीचिंग बनेगा वो टीचर नौकरी कर रहा है। पर एक गुरु बनना कि मेरे यहाँ से जो स्टूडेंट या मेरे जो छात्र हैं उसको जीवन में वैसा सिखाऊं कि 10वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते अपना जीविका उपार्जन करने लगे, उसकी थॉट इतनी अच्छी हो कि उसको ये समझ में आ जाए कि पढ़ लिख कर नौकरी करना, और नौकरी सिर्फ आज कितने % लोगों को मिलती है? देश भर में देखा जाए तो टोटल 4% नौकरी है। जितने हमारे 50 करोड़ लोग जो लोग नौकरी के योग्य हैं उसमें से सिर्फ 4% लोगों को है। प्राइवेट वगैरह मिला लेंगे तो 10% तक पहुंचता है, तो 90% लोग बाकी क्या करेंगे? या पूरी पॉपुलेशन में देखें लगभग 90% लोग क्या करेंगे? तो इस टीचिंग आज की डेट में ऐसी होनी चाहिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो और वो समाज में जाके अपनी, आज की डेट में हम देखते हैं कि एक समय था जब हमारे यहाँ साक्षरता नहीं था, फिर भी लोग बेरोजगार नहीं थे। गांव का काम करने में, छोटा काम करने में या जो स्किल्ड वर्क करने में किसी को शर्म नहीं आती थी। अभी हर किसी को लगता है कि मेरे को टेबल पे बैठ के काम करना है, कंप्यूटर पे बैठ के काम। तो इस मानसिकता से तो देश नहीं बढ़ने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार, स्वाभिमान, स्वावलंबी भारत अभियान, ऐसी बहुत योजनाएं चल रही है। इतने अच्छे से लोन दिए जा रहे हैं। और टेक्नीशियन के लिए जैसे मोटर बाइक सीखना है या किसी को एसी बनाने का सीखना है, इसकी बहुत भी योजनाएं चलती है। पर ये जो मोबाइल में बैठ के 8-8 घंटे हम खराब कर देते हैं हमारे बच्चे और स्किल्ड नहीं होते और नौकरी का इंतजार करते रहते हैं, इससे देश को बहुत हानि होने वाली है इस सोच से। और इस सोच को स्कूल में ही टीचर बदल सकता है। और जब तक बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि मैं 16-17 साल की उम्र में जाके कुछ छोटा मोटा चाहे पढ़ाई कर रहा हूं तो 200-500 रुपए कमाने की हैबिट नहीं बनेगी वो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आप डिग्री से नहीं ला सकते। आपके ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा काम करके, ऐसा काम करके पैसा कमाया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें, वही उसको बीज बोलता है। ज्यादा कमाना कभी भी हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि ज्यादा कमाना गलत बात है। ज्यादा कमाना है और अच्छा खर्च करना है, उसके पीछे बाड़ लगा दी गई है। धर्म अनुसार कमाना, धर्म अनुसार उसका उपयोग करना, ये बाड़ लगाई गई है। पर कहीं नहीं लिखा है कि कम कमाना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है वर्ग संघर्ष लिखा है कि ज्यादा पैसे वाला खराब आदमी है। हाँ, वो अगर धर्मानुसार कमा रहे तो बहुत अच्छी बात, और उसका खर्च भी धर्मानुसार करना चाहिए। तो कहीं पर भी हमारे में नहीं लिखा गया है कि अर्थोपार्जन आपका लिमिटेड होना चाहिए। आप जितनी लिमिट तक जा सकते जाइए, धर्म की बाढ़ के अनुसार। मैं वही कह रहा हूँ कि पूरा पाठ्यक्रम हो गया सिर्फ शिक्षण तक, क्या एकाध पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा बदलाव किया जा सकता है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और आगे चल के आने वाले 15 सालों में उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। जब पूरी एक पीढ़ी वहां से निकलेगी, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करेगी, लोकल भाषा जो वहां की है उसमें बात करेंगे। जो आसपास से मतलब उसका जो अभी कोर्स आया है वो आने वाले 15 सालों में उसका इफेक्ट दिखेगा। उसको जितना जल्दी हो सके स्कूल वालों को लागू करना चाहिए। रोजाना की दिनचर्या में बदलाव, खानपान और तनाव की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में अस्पताल पहुंचने से पहले पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में सीपीआर नहीं मिलने की वजह से उसकी जान चली जाती है। इसे देखते हुए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा से हमने खास बातचीत की और उनसे जाना कि कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है और इसका क्या बचाव है। रिसस्टेशन काउंसिल फेडरेशन, ये 2 संस्थाओं का जॉइंट इनिशिएटिव है और मैं बिलासपुर के इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर का अध्यक्ष हूँ इस साल के लिए, और साथ में रोटरी ई क्लब ऑफ बिलासपुर का भी अध्यक्ष हूँ। इस दौरान मुझे ये पता चला कि राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है और स्कूली बच्चों के लिए हो रहा है। मैं हमेशा से चाहता था कि ऐसा कोई एक कार्यक्रम इनिशिएट हो जिसमें हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन ट्रेन कर सकें इस तरीके की इमरजेंसीज को डील करने के लिए। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा जब ये इनिशिएटिव सामने आया, तो मैंने डेफिनेटली इसको अपने संज्ञान में लिया और इसके लिए हमने प्रयास किया और ट्रेनिंग स्टार्ट की। आपको लगता है कि इसकी रेंज बहुत बड़ी है और हम स्कूलों के बजाय अगर पहले रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे लोगों को बुक करें तो फिर लोग ट्रेवल करते हैं
उनको सबसे ज्यादा इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, राह चलते चलते अगर कुछ ऐसा है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसकी रेंज बहुत बड़ी है और ये इसको किसी एक दायरे, किसी समाज, किसी आयु वर्ग या किसी एक लिमिट तक इसको नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका विस्तार बहुत दूर दूर तक होना चाहिए, सभी वर्ग में होना चाहिए। तो आजकल न केवल आप ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन में कभी किसी को हो गया दिक्कत, किसी को एयरपोर्ट पे हो गया, किसी को जिम में आजकल आप देख रहे हैं कितने वीडियोज आते हैं, जिम करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं, विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, शादी पार्टियों में डांस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी डांस नहीं किया, शादी में अचानक डांस किया और पता चला हार्ट अटैक आ गया। तो हर तरफ आपको इस तरीके की चीजें आजकल देखने को मिल रही हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको ये बेसिक सीपीआर का स्किल्स जो कला है वो आनी ही चाहिए। और ये बहुत ही कोई क्लिष्ट कला नहीं है, कोई क्लिष्ट टास्क नहीं है जिसको अपन ना कर सकें, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। इनिशिएटिव को अभियान के रूप में कैसे बदल सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने बच्चों को सिखाने का एक इनिशिएटिव लिया है, इससे हम उनके पेरेंट्स को भी जोड़ रहे हैं। और जब भी हम इस तरीके की किसी स्कूल में ये प्रोग्राम करते हैं तो हम उनके पेरेंट्स को, बच्चों के अभिभावकों को भी ये सूचना देते हैं कि इस तरीके का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। आने वाले चरणों में इसको हम स्कूल तक सीमित न रख के विभिन्न कोचिंग संस्थाएं, चाहे वो स्कूली बच्चों की हों, चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स की हों या कॉलेज स्टूडेंट्स हों, इसके अलावा और भी जो जैसे गेटेड सोसाइटीज रहती हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि ये कॉलोनी है, मतलब बहुत सारी बिलासपुर में ऐसे गेटेड कॉलोनीज हैं, तो इन तरीके की संस्थाओं प्लस विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जो हैं, इनके भी ग्रुप्स बना के हम इनको सीपीआर की ट्रेनिंग प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। आपने रोड मैप बना के रखा है कि हमारे अपने इतने संसाधन नहीं है जी कि सबको इतना सिखा सकें जी, सभी समाज को जोड़ेंगे, सभी जो संगठन है जी। इसमें आपका तो संगठन ही है, रोटरी एक बहुत बड़ी संस्था है जी। अलावा इसके मैं भी ये बताया कि ये आपका पहला शिविर था बच्चों के साथ? जी जी। अनुभव साझा करके से बच्चों को सिखाना शुरू हमेशा से बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा। मेरे खुद के बच्चे 10th और 12th में पढ़ते हैं, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती है। तो जब हमने पहली बार ये स्कूल में अरपा रिवर वैली इंटरनेशनल स्कूल है, और इसमें हमने जब बात की और उन्होंने एकदम सहर्ष इस चीज के लिए वो लोग तैयार हो गए कि ये इस प्रोग्राम को डेफिनेटली स्कूल में करना है। तो इस प्रोग्राम में हम करीब 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम था, जिसमें करीब 15 मिनट की एक थ्योरी प्रेजेंटेशन था और उसके बाद बाकी 2 घंटा बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग था। तो शुरुआत का जो समय था वो ऐसा था कि बच्चे बेचारे केवल सुन रहे थे और उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी जब थ्योरी की क्लास चालू हुई। तो उसके बाद जब हम लोगों ने पूछा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कोई बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही हमने प्रैक्टिकल सेशंस चालू किए और बच्चों को रियली हाथ को कैसे रखना, छाती के ऊपर कैसे कंप्रेस करना, कब चेस्ट कंप्रेशन करना, कब बंद कर देना, कब नहीं करना, और जब जरूरत पड़े तो कैसे करना, जब ये सारी चीजों की प्रैक्टिकल स्किल्स हम लोगों ने बच्चों को सिखाई, और उसके बाद जब हमने बच्चों से पूछा कि अब आप लोग बताइए कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं क्या, तो इतने क्वेश्चंस थे और ये जान के बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं हम लोग से। बच्चों के मन में जिज्ञासा है कि वो, उनके मन में क्वेश्चंस हैं कि वो क्या सीखें इस चीज से और क्या क्या संभावनाएं वो इसमें ढूंढ रहे हैं। एक बच्चे का बहुत ही बढ़िया प्रश्न था कि अगर सर हम लोग तो बहुत छोटे हैं, अभी 9th क्लास में है, और सपोज ऐसा कोई घटना हो जाती है हमारे साथ और आसपास में कोई व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है, तो अपन उनको मान लीजिए सीपीआर देते हैं और बच्चा मतलब वो पेशेंट रिवाइव नहीं हो पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता, तो क्या कोई ऐसा लॉ है जो हमको उसके लिए दोषी ठहरा सकता है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस चीज का आंसर देना चाहूंगा इस क्वेश्चन का, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहेगा मुझे लगता है हर स्कूल में, कि हिंदुस्तान में समैटियन लॉ है जिससे आप इस चीज के लिए प्रोटेक्टर रहते हैं। वो पेशेंट अगर आप कुछ नहीं करते तो वैसे भी नहीं बच पाता। आपने एक प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है, जो आपने सीखा है उससे आपको प्रयास किया है, और कोई भी लॉ आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता अगर पेशेंट
की जान नहीं बच पाती है। तो हम कंक्लूजन पे गए तो बच्चों ने तक कुछ पूछा कि सर इमरजेंसी हेल्प कैसे लें कैसे लें। डेफिनेटली, जैसे हम लोगों ने उनको बताया कि जो 4 चरण होते हैं, कि आपको सबसे पहले सीन सेफ्टी देखना है कि जब भी कोई ऐसे पेशेंट को कोलैप्स होता है या कार्डियक अरेस्ट होता है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, तो पेशेंट को सबसे पहले ऐसी जगह पर लेके जाएं जहां आप भी सुरक्षित हों और बच्चा भी, जो पेशेंट्स है वो भी सुरक्षित रहे। दूसरा चीज, अपने को रिस्पांस चेक करना है कि पेशेंट रिस्पांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तीसरी चीज, अगर पेशेंट रिस्पांस नहीं कर रहा है तो तुरंत कॉल करिए हेल्प के लिए 108 नंबर पे, या नियरेस्ट जो भी आपके हॉस्पिटल है वहां पे कॉल करिए एम्बुलेंस के लिए, और उसके बाद आपको जो चेस्ट कंप्रेशन सिखाया गया है वो आप स्टार्ट करें। बिलासपुर में सामाजिक संस्था होप ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। संस्था ने ऐसे मेडिकल शिविर लगाए जिसमें महंगी जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। खास बात ये रही कि शिविर में रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर में सामाजिक संस्था होप द्वारा रविवार को एक विशेष मल्टी डायग्नोसिस मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महंगी जांच सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग कतार में लगकर विभिन्न मेडिकल प्रशिक्षणों का लाभ लेने पहुंचे। बिल्कुल, होप ने एक बहुत ही जबरदस्त उम्मीद जगाई है लोगों के दिलों में कि ये वो टीम है जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आई है। आज आप जानते हैं इलाज के नाम पर कैसे लोगों की जेब खाली हो रही है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो चाहे वो सरकारी अस्पताल ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में होप ने प्रयास किया है कि लोग जो महंगी जांचों से बचते हैं, इनकी जेब खाली होती है, उनकी मदद करने के मकसद से आज ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में हजारों रुपए की, तकरीबन 10 से 12 हजार रुपए की जांचें जो हैं वो होप ने अपने माध्यम से डॉक्टरों से कंसल्ट करके आमजनों के लिए निःशुल्क करवाई है। तो एक प्रयास किया गया और ये बहुत ही सुंदर प्रयास भी है उन लोगों के द्वारा। 4 वर्ड हैं होप में, लेकिन बहुत बड़ा इसके पीछे मैंने छिपा है। क्या सोच के नाम रखा है? जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छी कहावत है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अगर उम्मीद है तो उम्मीद से ही हर चीज चलती है और हर कार्य संपन्न होते हैं। तो बिलासपुर के युवाओं द्वारा ये होप उम्मीद इसलिए रखा गया है ताकि हम समाज में जो स्वास्थ्य, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल स्वास्थ्य जो है उसकी जो जांच है और डॉक्टरों की जो फीस है बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो स्वास्थ्य है और जो डॉक्टरों की जांच है उसे समाज के हर वर्ग तक ले जाने का काम हम करना चाहते हैं। गरीबों को मुफ्त इलाज देना चाहते हैं, मुफ्त स्वास्थ्य परामर्श देना चाहते हैं, ताकि कोई भी गरीब दवाई के अभाव में या किसी डॉक्टर की एडवाइस के अभाव में मजबूर ना हो और उसे अपनी जान ना गंवानी पड़े। यही हमारा उद्देश्य है, इसलिए आज हमने ये जो इवेंट है ये किया है। इस डायग्नोस का जो पैरामीटर होता है, वो आकार होता है, 40 से 50 से ज्यादा उनको नहीं ले सकते। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए और कैसे उनको लौटा रहे हैं डेटा है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, नियत अच्छी हो और मैनेजमेंट अच्छा हो तो काम हो ही जाता है। हमने यहाँ पे जो जांच रखी है उसमें हमने जैसे कि बहुत ही नवीन फाइब्रोस्कैन जांच रखी है, ईसीजी जांच रखी है, आई टेस्ट सभी प्रकार के रखे हैं। इसके साथ गैस की जो जांच होती है वो भी रखी है, और पूरा जो सीबीसी काउंट होता है, जो हम लोग कहते हैं कि सेल बायोकेमिस्ट्री, वो पूरी जांच यहाँ पर हमने रखी है। ये पूरी जांच अगर आप किसी हॉस्पिटल से कराएंगे तो 30,000 तक की जांच है वो हम मुफ्त यहाँ पे दे रहे हैं। जैसा कि आपका प्रश्न था कि इसमें कुछ लोगों को ही लिया जा सकता है यार, इसका एक लिमिटेड पैरामीटर होता है, पर हमने यहाँ पे ये इवेंट इसलिए कहा है कि ये जो लिमिटेड पैरामीटर का दायरा है उसे हम तोड़ सकें। आप देख सकते हैं कि चारों ओर यहाँ पे इतनी बड़ी मैनेजमेंट की टीम लगी है, 40 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी काफी अच्छे आए थे, और जिस तरीके से देखा जाए रजिस्ट्रेशन से ज्यादा लोग आए हैं, डोनेशन में भी रजिस्ट्रेशन से ज्यादा लोग आए हैं। तो हमने भी पहले ये सोचा था कि ये नहीं होगा, पर जिस तरीके से आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं, और मैं अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट संभाल रही है, तो ये जो लक्ष्य है ये बिल्कुल हम हासिल करेंगे। और हाँ, आपने जो कहा था कि एक पैरामीटर होता है, पर जहाँ मैंने कहा ना, हमारा जो टीम, मतलब जो हमारी जो पूरी संस्था, उसका नाम उम्मीद है, तो अब हमारी उम्मीद जो है वो कायम हो रही है।
होप Yes, के sir. इस आयोजन में काफी होप दिख रहा है। जी। कारण सबसे पहले तो मैं धन्यवाद चाहूँगा हमारे सिंधी समाज का और होप फाउंडेशन का, जिन्होंने हम लोगों को इतना सपोर्ट मिला हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से, आगाज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के माध्यम से, जो इन्होंने इतनी अच्छी टीम हमें प्रोवाइड की। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले जो सर ये टीम प्रोवाइड हो रही है, टीम से ये होगा कि हम सामने वाले जो पेशेंट हमारे पास जो वॉलंटियरिंग्स करने आ रहे हैं और जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, उनको हमको प्रॉपर गाइडेंस, हमको उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, किसकी क्या क्या जांचें हैं, किसको ब्लड डोनेशन करना है, किसको शुगर जज करवानी है, किसको सीबीसी करवानी है, ये सब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा हिम्मत रख के ये नया संस्था चालू किया है। उम्मीद करते हैं आगे भी और इसी तरह अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे। क्या क्या जांच रखी रिलेटेड है? ये सर हम लोगों ने खुद से ही ये नई पहल चालू की है। एक्चुअल में कैसे देखा जाएगा तो 3-4 जैसे फाइब्रो स्कैन हो गई और आपकी शुगर जांच हो गई, टीएसएच हो गई, ये सारी जांचें अगर ओवरऑल हम लोगों ने जितनी जांचें की है, इन सब का ऑन रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे कि कितना लगता है चार्ज, तो ये 10 से 12 हज़ार की जांचें हैं। तो हम लोगों ने सबने सहायता, जितने भी डॉक्टर्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे भी हम लोगों ने सपोर्ट लेते हैं कि सर आपके माध्यम से कुछ जांचें अगर फ्री हो जाएं, तो उनके भी बहुत ज़्यादा हमको मिलता है सपोर्ट सर। उसके बाद फिर नर्सिंग स्टाफ हमारे पास रहते हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं होप के, जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उनके माध्यम से थोड़ा सा कैंप को संभालना आसान होता है। फंड का तो सर ऐसा है कि ये वो है, निःशुल्क रहता है पूरा, जो भी है। जैसे जितने भी डॉक्टर्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, वो अपने उसमें ही रखते हैं पूरा कि हाँ हमारे माध्यम से ही रहेगा जो भी रहेगा। तो फंड किसी तरह का इसमें नहीं लगता है। जो भी रहता है, जैसे कि ड्रॉप डोनेशन बॉक्स भी रखा है, जिसको अपने माध्यम से कोई डोनेट करना हो तो वो उसमें डोनेट कर देगा। जो भी जैसे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जो दवाइयाँ महंगी आती है, अभी तो सरकार ने थोड़ा सा रेट भी उसमें बढ़ा दिया, तो जितना भी फंड या गैदर होगा, ये सारा गैदर फिर उन बच्चों की दवाइयों में चला जाएगा होप फाउंडेशन के माध्यम से और डॉक्टरों के देखरेख में। ऐसा होता है। कोशिश नहीं करते कि जो फंड अवेलेबल है, जैसे सीएसआर के फंड हैं, डीएमएफ के फंड हैं, सरकार द्वारा फंड मिलते हैं, लेकिन सरकार द्वारा फंड तब मिलेंगे जब आप थोड़े सा और उनको भी शो करेंगे। अभी तो नया नया सर हम लोगों ने बनाया है ये संस्था, उम्मीद करते हैं आगे हम सरकार की भी सहायता लेंगे, हाँ, कि कुछ नया करे समाज के लिए। ऐसा इस अवसर पर संस्था होप ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संस्था से जुड़े युवाओं का कहना है कि सरकार और अन्य संस्थाओं की तमाम योजनाओं के बावजूद हजारों लोग आज भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। युवाओं का कहना है कि खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सेवाएं बेहद उपयोगी हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर के पास जांच और उपचार की सुविधाएं मिल जाती हैं। शिविर का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना है। तो ये देखने में आता है कि जांच महिलाएं की होती है, जबकि सबसे ज्यादा एवर उनके साथ होता है। महिलाएं जो होती हैं वो जांच के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होती, जबकि ऐसे शिविर उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सर, अवेयरनेस की कमी होती है, इस वजह से ऐसा होता है और वो सामने आने में थोड़ा घबराते हैं। पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेनिंग करें, बाहर जाकर डोर टू डोर तक। हम पैम्पलेट्स भी इसलिए देते हैं और जाकर अपना प्रचार करते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ की जो सुविधा है उनका लाभ उठा सकें। और यहाँ पे सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है सर। तो ये सारी चीज़ें हम कैंपेन करके शिविर के पहले उन्हें पहुँचाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर दैनिक को थोड़ा सा अगर अवेयर करना कंसल्टेंसी खाली पंपलेट से नहीं सर, हम उन्हें सारी टेस्ट के बारे में भी बताते हैं, उन्हें उनसे क्या फ़ायदा होगा और उनका उसमें कितना बचत होगा। अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो उनकी कितनी बचत होगी सर, ये भी उन्हें अच्छे से समझाया जाता है। और उनके हेल्थ के लिए, आगे के लिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग वो सारा कितना बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं सर। क्या अनुभव है जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं, जो लोग टेस्ट करा रहे हैं, तो किसी से बात करें? सर एक्चुअली भी मैं स्क्रीनिंग सेंटर में हूँ डोनेशन के, तो डोनेशन में सर लेडीज़ भी अपना सहभाग उतना ही दे रही हैं जितने कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स हैं। फीमेल कैंडिडेट्स भी सर उतने ही आ रहे हैं डोनेशन करने के लिए। एक और क्या ऐड करना चाहिए ऐसा, अगर कोई और जो जांच
जिसमें महिलाओं को ज्यादा फायदा होता है। आ, मैं एक चीज देखा हूँ कि मेमोग्राफी का कभी भी कहीं पर टेस्ट तो नहीं रखा जाता है, जबकि मेमोग्राफी भी बहुत जरूरी है। सर हमारी टीम इस पे और रिसर्च करेगी और ज़रूर कोशिश करेगी कि नेक्स्ट कैंपिंग में इसे भी इंक्लूड किया जाए। क्या नाम लिखते हैं? सर मेरा नाम झलक लहेजा है। क्या नाम है? अनिर्बान बैनर्जी, कहाँ रहते हैं? सक्री। कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन का कैंप है? भैया लोगों ने कॉल किया था कि फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। ये कहानी है